जो हम लोग का ये टॉपिक है हिंदी व्याकरण का कारक देखेंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और अभी हम लोग जो कारक को पढ़ेंगे, कारक के 8 भेद को जानेंगे और ट्रिकली पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ट्रिकली, एक एक करके ट्रिक पे देखना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देते हैं। डिफिनेशन देखिए, कहता है कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। किसको करने वाला? क्रिया को। मतलब बेटा बात कर ले तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्रिया को करने वाला। अब ये क्रिया क्या होता है? क्रिया तो आपको बताए हैं ना, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है वह क्रिया होता है। तो याद हो गया, कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला, मतलब काम को करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, जब क्रिया को करने में मतलब काम को करने में जब कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाते हैं तो उसे ही कारक कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? कारक। अब बातें कर लेते हैं थोड़ा सा कारक की भेद की, इसके बाद हम लोग ट्रिक पे जानेंगे। चलिए देखिए कारक के भेद। कारक की भेद की अगर हम बात कर ले तो कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो याद रखना है कारक के मुख्यतः भेद जो होते हैं 8 भेद होते हैं और इसी 8 को अभी हम लोग को डीपली देखना है, डीपली पढ़ना है। अब पहला कौन सा है? कर्ता कारक। कौन सा कारक? याद रखना है कारक के भेद में पहला कारक कौन सा? कर्ता कारक होता है। अब कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह की जरा सा बात आप कर लीजिए। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है बेटा वह ने याद रखना। क्या चीज? ने, और यही एगो शून्य भी होता है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर पे आपका कर्म कारक है। कर्म कारक का अगर विभक्ति चिन्ह की बात ले तो को माना जाता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होता है, याद रखना। आगे देखिए, करण कारक तीसरे स्थान पे आता है और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है और के द्वारा होता है। मोटा मोटी बात कर ले तो करण कारक का दो गो आपको याद रखना है विभक्ति चिन्ह, एक से को माना जाता है और एक के द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए, चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान का अर्थ होता है किसी से लेना या किसी को कुछ देना, बताएंगे अभी ट्रिकली हम। तो याद रखना है चौथा संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है विभक्ति को और के लिए माना गया। आगे आपका 5वां नंबर पे जो कारक आता है वह 5वां भेद कारक का कौन सा है? जरा देखिए तो आपादान कारक। और आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन यहां से का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष से अलग होने के स्थिति में हम से का यूज करेंगे। जबकि एक विभक्ति चिन्ह से जो होता है वह करण कारक का भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि वहां से का अर्थ होता है करण कारक में किसी चीज से, यहां अलग होने की स्थिति में। चलिए आगे छठा संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह याद रखिए का, के, की, रा, रे, री होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ये याद रखना आपको। अब एक होता अधिकरण कारक, हम लोग पढ़ेंगे इसी में। और 7वां जो कारक होता है अधिकरण। और अधिकरण कारक की अगर बेटा हम विभक्ति चिन्हों की बात कर ले तो में और पर होता है। अधिकरण कारक में होता क्या है? हमें क्रिया के स्तर का पता चलता है। किसी का? क्रिया के स्तर, मतलब क्रिया के आधार का पता चलता है। आगे देखिए, एक होता है आपका अंतिम संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ ही है संबोधन, मतलब किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को हम पुकारते हैं। और संबोधन कारक को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक आप याद रख सकते हैं, दुनिया का सबसे आसान ट्रिक, कि हे वाला चिन्ह
मतलब वन और नीचे में ये बिंदा वाला चिन्ह याद रखना है, ये संबोधन कारक का चिन्ह होता है। जहां भी संबोधन कारक से रिलेटेड वाक्य आपको दिए जाएंगे तो ये चिन्ह जरूर लगा होगा और जरूर लगा रहता है। चलिए थोड़ा सा आगे अब एक एक करके देखते हैं। चलिए तो देखिए जरा सा इसको। अब पहले जानेंगे कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है याद रखना है, वाक्य के जिस रूप से, याद रखना है, वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने का क्या चलता है, क्रिया को करने का पता चले। क्या चीज? पता चले। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा कारक बोलेंगे? कर्ता कारक बोलेंगे। याद रखना है कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब जानना है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह अभी आपको बताए ने होता है। अगर कोई वाक्य दे ले है, उस वाक्य में अगर पहले ने विभक्ति चिन्ह आती है तो वह कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पे लेकर के चलते हैं, देखिए कर्ता कारक का एग्जाम्पल देखिए। क्या रहा? कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। अगर विभक्ति चिन्हों की बात कर ले तो यहां 3 विभक्ति चिन्ह हो जाती है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इस कंडीशन में हम कैसे समझेंगे कि ये मेरा कर्ता कारक है या फिर मेरा करण कारक है, अपादान है, संबंध है, मतलब कोई भी अदरवाइज कारक कैसे समझेंगे? तो पहले यहां ने लगल है, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? सुदामा की सहायता की थी। एक ही बार में बोल देते हैं तो यहां ने विभक्ति से। राम ने पत्र लिखा। पत्र लिखने का काम होता है, काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्या चीज लिखने का? पत्र लिखने का। और इस बीच में क्या आ गया है? एक विभक्ति चिन्ह आ गई है जो ने लगल है। आगे देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ा। कभी कभी सेंस को भी पकड़ा जाता है, आप इनसे भी पकड़िए। आगे, विकास ने फुटबॉल खेला। विकास ने फुटबॉल खेला, विभक्ति चिन्ह ने आ गया तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए, दिनेश ने प्रीत की सहायता की। ने से पकड़िए। चलिए थोड़ा सा ट्रिक पे ले चलते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब बातें कर ले कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक का प्रकार जो होता है वह 2 प्रकार के कर्ता कारक होते हैं। हालांकि जो बच्चे 10th और इंटर में पढ़ते हैं, 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पढ़ना होता है। अभी मेन क्लास जो है कंपटीशन वाले को लेकर के है। तो जरा देखिए कर्ता कारक के प्रकार। तो याद रखना है कर्ता कारक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एगो होता है परसर्ग सहित और एगो होता है परसर्ग रहित। मतलब एगो में परसर्ग लगा रहेगा और एगो में परसर्ग नहीं लगा रहेगा। डॉट आपका क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि परसर्ग सहित कारक क्या होता है। परसर्ग वाला याद रखिए, जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, जब ने परसर्ग का प्रयोग इस टोटल एग्जाम्पल में पकड़िए तो परसर्ग लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? परसर्ग कौन सा है? ने परसर्ग लगा हुआ है। जरा देखिए तो टोटल में क्या आ गया? ने परसर्ग लगल है। तो एक होता है कर्ता कारक 2 प्रकार के, एक परसर्ग रहित, एक परसर्ग सहित। तो परसर्ग वाला में क्या लगा रहेगा? ने लगा रहेगा। तो ये टोटल एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, टोटल में ने मिला। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। राम ने अपने बच्चे को पीटा। कौन सा कारक? कर्ता कारक का है, लेकिन कौन सा? परसर्ग सहित है। आगे देखिए, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की।
तो मित्र ने सहायता की, ने परसर्ग लगले है। चलिए आगे देखिए, एक होता परसर्ग रहित। परसर्ग रहित का मतलब हुआ जिसमें परसर्ग नहीं लगल रहेगा। अब जरा देखिए तो इसको कहता, जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, यह मुख्यतः वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होता है। मतलब यह जो वाक्य दिया जाएगा इसमें वह वर्तमान काल में और भविष्य काल में भी रहेगा। अब एग्जाम्पल से जरा पकड़िए, आप एग्जाम्पल से पकड़िए तो रमेश उपन्यास पढ़ता है, कौन सा कारक, यहां कारक की विभक्तीय चिन्ह लुप्त है भैया, तो कौन सी कारक याद रखना है, ये कौन सा कारक हो जाएगा आपका, परसर्ग रहित हो जाएगा, क्योंकि यहां ने विभक्ति लुप्त है। क्या है, लुप्त है इसमें, तो परसर्ग रहित ये हो गया। रमेश उपन्यास पढ़ता है, या जब इसी को लिखे रमेश ने उपन्यास पढ़ता है। चलिए आगे देखिए, आगे चलिए कर्म कारक को समझिए। कर्म कारक, कर्म कारक किनको बोलते हैं जरा याद रखिए। कर्म कारक जो होता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक याद रखना है, जिस व्यक्ति या फिर वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब यूं मोटा मोटी बात कर ले तो ये कहने का सेंस ये हुआ कि कर्म कारक जो होगा, कह रहा जिस व्यक्ति वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता, मतलब जो व्यक्ति पे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा या तो वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वही मेरा कर्म कारक होगा। और कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है अभी बताए हैं, को माना जाता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को माना गया। अब चलिए उदाहरण से देखिए। अब उदाहरण में देखिए, मां बच्चे को सुला रही है, मां बच्चे को क्या कर रही है, सुला रही है, को सुला रही है, यही तो विभक्ति चिन्ह हो गया। कौन चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को किस में अभी बताए हैं, किस कारक में, करण कारक में कि कर्म कारक में, जरा सा देख लीजिए कर्म कारक में। तो कर्म कारक में, सॉरी, चलिए देखिए, कर्म कारक का चिन्ह क्या माना जाता है, को माना जाता है। और इसमें क्रिया का प्रभाव किस के ऊपर पड़ता है, व्यक्ति या वस्तु के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल, अध्यापक छात्र को पीटता है। अध्यापक के द्वारा जो बेटा यहां काम हो रहा है, पिटाई करने का काम हो रहा है। अध्यापक द्वारा कौन सा काम हो रहा है, पिटाई का, कि अध्यापक छात्र को पीटता है। तो ये पीटता जो है, पीटना शब्द जो है ये मेरा क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किनके ऊपर पड़ रहा है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर तो जरूर पड़ रहा है ना। यहां कि अध्यापक छात्र को पीटता है, तो क्रिया हो गया पीटता है। तो पीटता कौन है, अध्यापक, क्रिया का फल छात्र के ऊपर पड़ रहा है। चलिए आगे, राम को बुलाओ, राम हो गया मेरा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बुलाना या बुलाओ जो लगल है ये क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किनके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर, कि ये कहा जा रहा है राम को बुलाओ। चलिए आगे देखिए, नोट वाले को थोड़ा सा याद रखिए। अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह आए तो होता है कभी कभी क्या, एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह आ जाती है, तो उस जगह पे कैसे हम समझेंगे, कैसे बनाएंगे कारक को, मेन ये होता है। तो याद रखना है, अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह आए तो उसका को उत्तर बाद वाला विभक्ति चिन्ह होगी। बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई तो डायरेक्ट वे में जरा सा इसको समझिए।
अगर एक वाक्य में एक से विभक्ति चिन्ह लगल रहेगा तो उसका को उत्तर जो हम मानेंगे वह बाद वाले विभक्ति चिन्ह को, और कर्म कारक में चलिए आगे देखिए। NB जरा सा समझिए, NB लिखे हैं, N से हो गया नोट, अब B से हो गया बोन, नोट बोन मतलब ध्यान दे। नोट बोन क्या करें? ध्यान दे। क्या ध्यान रखना है? कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है, याद रखना है। कर्म कारक में कहीं कहीं जो विभक्ति चिन्ह होती है वह लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप मतलब नहीं दिखता है। क्या नहीं होता है? नहीं दिखता है। तो इस स्थिति में हमको समझना होगा कि कैसे पकड़े कि ये कर्म का ही होगा वाक्य। तो इस समय थोड़ा सा हमें क्या करना होगा? दिमाग को दौड़ाना होगा। अब जरा सा देखिए तो यहां पे याद रखना है, कहीं कहीं पर कर्म चिन्ह लोप होता है। कर्म का चिन्ह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, सीता फल खाती है। हम बोलते हैं सीता फल खाती है, तो आप बोलते हैं या आप बोलेंगे कि सर सीता जो फल खाती है, कैसे समझेंगे कि ये कर्म कारक है? क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह लगले नहीं है। तो वही न बताए हैं, कहीं कहीं कर्म का चिन्ह लोप हो जाता है। इसको आप ऐसे समझेंगे, सीता फल खाती है। जरा अब इसको ऐसे लिखिए, सीता फल को खाती है। सीता फल खाती है, इसका सेंस क्या हुआ कि सीता फल को खा रही है। तो को यहां पे लुप्त है। क्या है? लोप है, मतलब छिपल है इस वाक्य में। इसी तरह से राधा सितार बजा रही है। राधा सितार बजा रही है। राधा के द्वारा काम हो रहा है। वह कौन सा काम हो रहा है राधा के द्वारा? सितार बजाने का भैया काम हो रहा है। तो याद रखना है, अब इसको लिखेंगे राधा सितार। राधा सितार को बजा रही है होगा। क्या होगा? राधा सितार को बजा रही है। चलिए आगे देखिए, कर्म कारक। कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? याद रखना है, कर्म कारक। आगे दिया, राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? रावण को मारा। भैया अब जरा सा आप ये समझ लो, राम ने रावण को मारा, कौन सा कारक? कर्म कारक। अब बताइए सर कैसे है कि कर्म कारक, जबकि इस वाक्य में दो गो विभक्ति चिन्ह लगल है, एगो ने लगल है जो कर्ता कारक का है, और एगो सर जी को भी लगल है जो कर्म कारक का चिन्ह है। तो कैसे हम ये दोनों में डिफरेंस खोजेंगे? कैसे समझेंगे कि ये कर्म कारक है और कैसे नहीं समझेंगे कि कर्ता कारक नहीं है? तो आप इसे इस रूप में समझेंगे कि अभी हम बताए हैं कि कहीं कहीं पे कर्म का चिन्ह लोप होता है। वो वाला एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। और इसी में लिखाए हैं, अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह होती है, अगर एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह हो तो उसका को वाला उत्तर बाद वाला माना जाएगा। कौन वाला? को उत्तर बाद वाला विभक्ति चिन्ह को देख करके बनाएंगे। तो बाद का मतलब यहां देखिए लास्ट वाला। तो राम ने, पहला तो ये हो गया, रावण को मारा, दूसरा विभक्ति ये, पहला ये, दूसरा विभक्ति ये। तो अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि अंत में को लगल है। तो इससे को किस कारक का चिन्ह होता है? अभी बताए हैं, कर्म कारक का होता है। कौन सा कारक का? कर्म कारक। याद रखना, डाउट आपका क्लियर 100%। आगे दूसरा जरा सा देखिए, दूसरा दिया है, गोपाल ने राधा को बुलाया। सेम एग्जाम्पल है, यहां भी ने, यहां भी ने, यहां को, यहां को सेम है, सिर्फ चेंजिंग है नाम।
तो गोपाल ने राधा को बुलाया, ने विभक्ति के आधार से अगर इसको बना देंगे तब मेरा कर्ता कारक हो जाएगा, लेकिन ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। हमको विभक्ति चिन्ह अंत वाले खोजना है। कौन वाला खोजना है? अंत वाला। तो अंत में क्या है? को है, तो को हो गया तो कर्म कारक हो गया। चलिए पांचवा, कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। कृष्ण ने मारा, किसको मारा? कंस को मारा। को मारा, को मेरा अंत में मिल रहा है, अंत वाले चिन्ह को बना करके, अंत वाले चिन्ह को देख करके बनाना है, तो ये मेरा कर्म कारक हो गया। चलिए अब सर हम नहीं समझे, इतना अच्छा से बता दिए, फिर भी मान लीजिए कि आप नहीं समझे, नहीं समझ पाए हैं, तो इस जगह पे आप क्या करेंगे? थोड़ा सा याद रखिए, ट्रिक को अपनाएंगे। किसको? ट्रिक को। चलिए अपवाद में जरा सा देखिए, अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन, याद रखना। EXECPTION, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। कहता है एक्सेप्शन को याद रखिए कि कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक जो होता है उसको डायरेक्ट वे में पकड़ने का एक बहुत ही बड़ा ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक ये है आपका, बुलाना लगल रहेगा, सुलाना लगल रहेगा, कोसना लगल रहेगा, जगाना, पुकारना, भगाना, चारों ओर। तो ये आंख बंद करके कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कहने का भावार्थ ये हुआ, अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो वहां आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिया जाता है, यहां तो आप याद ही रख लीजिए। अगर आप कंपटीशन वाले एग्जाम दे करके आए हैं तो बताइए कितना ग्रामेटिकल पर्सन ऐसा है, ऐसे वाक्य था जिसमें कारक से विभक्ति चिन्ह दे गेल था, नहीं दिया जाता है। देखिए, तो अगर बुलाना लगल रहेगा तो कर्म कारक, सुलाना है तो कर्म कारक, कोसना है तो कर्म कारक, जगाना है, पुकारना है, भगाना है, चारों ओर है, तो ये कर्म कारक है। अब जरा सा एग्जाम्पल को देखिए, जैसे में मैंने श्याम को बुलाया, अब यहां पे को तो आइए गया विभक्ति, तो कर्म कारक हो गया। अभी हम बताए हैं क्या बुलाना लगल रहेगा, तो इस वाक्य में देखिए तो क्या लगा हुआ है? बुलाया लगाया गया है, मिल गया। चलिए दूसरा, मां ने बच्चे को सुलाया, सुलाने की भी बात हुई है। शीला ने भाभी को जी भर कोसा, कोसने का भी बातें हुई है। तो ये सब इसमें लगा रहता है, इस कारक में। किस कारक में? कर्म कारक में। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक था। अगर आप विभक्ति चिन्ह के आधार से फंसने का डर है तो आप ये वाला लाइन ऊपर वाला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रखिए, 100% आपका करेक्ट बनेगा। कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई झिझक नहीं है, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल देखिए। शीला ने भाभी को जी भर कोसा। कोसने का अर्थ क्या होता है? कोसने का अर्थ यह हुआ जी भर के अच्छा से गले लगाया, स्नेह प्यार किया। आगे देखिए, थप्पा ने पुत्र को पुकारा, अय्यर कर दीजिए यहां, अय्यर ने पुत्र को पुकारा, या राम ने पुत्र को पुकारा, को पुकारा, पुत्र को पुकारने का काम हो रहा, पुकारना भी लगा हुआ है इसमें। आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल देखिए जरा सा आगे। हमने उसको खूब सवेरे जगाया, जगाने की भी बात हुई थी, सवेरे की भी बात हुई थी। ये सब का सब किस कारक में? कर्म कारक में। अब थोड़ा सा कर्म कारक को इस रूप में याद रखिए, सिमिलरली कर्म कारक पहचान। कर्म कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म कारक का वाक्य है? तो जिस वाक्य में क्रिया, याद रखना, जिस वाक्य में क्रिया किसे लगाकर देखने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्म हो जाएगा। मतलब क्रिया के साथ को लगा करके अगर हम किसे लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल से जरा सा समझ लीजिए। अब देखिए, तो
माँ बच्चे को खाना खिलाती है। खिलाना यहां क्रिया हो गया, खिलाना शब्द क्या है, क्रिया है, खिलाती है, ये खिलाना क्रिया। अब किसे लगा करके इसमें देखिए तो हम बोलते हैं खाना, ठीक ना। खिलाती है, कौन खिलाती है, किसे खिलाती है, तो बच्चे को खिलाती है। मां किसे खिलाती है, बच्चे को। याद रखना है अब आगे कि कर्म कारक जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कर्म कारक आज तक पढ़े थे, कर्ता कारक के भेद 8 गो। आज ये भी जान लीजिए कि कर्म कारक जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कर्म कारक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब कौन कौन होते हैं जरा सा देख लीजिए तो एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। कर्म कारक 2 प्रकार के, एगो निर्जीव होगा और एगो सजीव होगा। अब साधारण सी बातें ये है कि निर्जीव किसको बोलेंगे, सजीव कारक किसको बोलेंगे। तो देखिए तो निर्जीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब निर्जीव, याद रखना, निर्जीव कर्म के साथ को कारक की चिन्ह का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, नहीं होता है। जबकि देखिए सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सजीव के साथ को का यूज करेंगे, को विभक्ति का, निर्जीव में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से पकड़िए, यहां देखिए, मैंने मोहन को चाय पिलाई। मोहन सजीव है, मोहन क्या है, सजीव है। तो सजीव के साथ क्या लगाना है, को विभक्ति आएगा, आ गया। लेकिन जब निर्जीव कारक रहेगा तो उसमें सजीव, उसमें को नहीं आएगा। जैसे देखिए रीमी पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक सजीव नहीं है, ये क्या है, निर्जीव है। जब निर्जीव है तो यहां को विभक्ति आएगा ही नहीं, आएगी ही नहीं। बातें समझ गए। जैसे देखिए आप, दीपक ने राम को मारा, दीपक ने सांप को मारा है। अब देखिए दीपक मेरा क्या है, सजीव है यहां, और सांपो क्या है, सजीव है। तो यहां कौन विभक्ति आ गया, को विभक्ति। अब देखिए इसमें राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, कौन सा कारक, कर्म कारक। ये नहीं याद रखिएगा कि सर कर्ता कारक, क्यों, कंडीशन देखिए, राम ने पत्र लिखा। अब कर्म कारक में जो होता है सजीव वाले में को विभक्ति का यूज करते हैं, जबकि ने वाले में को विभक्ति नहीं आता है। किसमें, निर्जीव में। तो पत्र मेरा क्या है, निर्जीव है, पत्र क्या है, निर्जीव है, राम सजीव है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, पहचान को छोड़िए, चलिए आगे। हाँ अब देखिए पहचानिए थोड़ा सा, कर्म कारक की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए साधारण सी बात है, यदि क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करे और उत्तर मिले तो वह निर्जीव कर्म होता है, और किसी शब्द के स्थान पर किसे या किसको से उत्तर जो मिलेगा वह निर्जीव कर्म होते हैं। चलिए आगे देखिए। अब ट्रिक पे जरा सा समझिए, किसी पे समझना है, ट्रिक पे समझना है कि कर्म कारक क्या होता है। किसी पर ट्रिक पे आधारित समझिए कि कर्म कारक क्या होता है। तो कर्म कारक में याद रखिए चारों ओर, किधर, और चारों ओर, पास दूर के प्रयोग में कर्म कारक प्रयुक्त होता है। मतलब कर्म कारक कहां कहां आएगा, याद रखना है, और चारों ओर, आस और पास दूर के योग्य में, योगमी से जोड़ में किसका यूज करेंगे, कौन सा कारक का, कर्म कारक का। आगे देखिए, दिन, समय और तिथि को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए हम कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। दिन, तिथि, समय किस कारक से दिखाया जाता है, कर्म कारक के आधार से, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, श्याम सोमवार को पटना जाएगा, को से तो पकड़िए लिए कि ये कर्म कारक हो गया, और दूसरी बात ये सोमवार क्या है, दिन का नाम है। किसका नाम है, दिन का नाम है।
तो याद रखना है दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए हम कौन सा कारक का यूज करेंगे? कर्म कारक का यूज करेंगे। आगे देखिए, जनवरी को दिल्ली चलेंगे। ये जनवरी क्या है? तिथि है, दिन है, समय है, महीना है कि नहीं है? आगे देखिए, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। रविवार क्या हो गया? दिन हो गया, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। ऐसे विभक्ति चिन्ह को है, ये है। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिक पे समझिए। ट्रिक क्या कहता? विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ को का प्रयोग होता है। ये याद रखना है, याद रखना है। जरा सा इसको समझिए, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। अब ये विशेषण क्या होता है? विशेषण हो गया, ये टोपी है भैया मेरा। ये टोपी कौन सा कलर की है? रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है। यही इसका गुण हो गया। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ये कलम अच्छी है, कलम विशेषण है, कलम संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में क्या है विशेषता? कि ये अच्छी है। कलम कैसी है? अच्छी है। अब विशेषण का मतलब ये भी जान लीजिए, विशेषण का ये मतलब नहीं होता है कि अच्छा ही हो, खराब भी है तो वह भी विशेषण है। तो याद रखना है, इसमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है। किस कारक के भांति? कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ को का प्रयोग होता है। जैसे बुरों को कोई नहीं चाहता, बुरों को। ये बुरों का अर्थ क्या? मतलब जो गड़बड़ है, जो गलत है, उसको चाहने वाला इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तो बुरों ये क्या हो गया? विशेषण हो गया बेटा। क्या हो गया? विशेषण। जब ये विशेषण हुआ तो यहां तो को ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरह से देखिए, भूखों को भोजन कराओ। भूखों, भूख लगना, क्या भूखों को, जो भूखा है, कोई व्यक्ति है वह भूखा है, कोई जानवर है, पशु है, वह भूखा है, कोई व्यक्ति है वह भूखा है। व्यक्ति का विशेषण क्या है? विशेषता क्या है? कि वह भूखा है। तो यहां क्या आ गया? को आ गया इसके जस्ट साथ। चलिए आगे देखिए, अब आगे तीसरे स्थान पे है आपका करण कारक है। कि करण कारक किनको कहेंगे? करण कारक क्या होता है? याद रखना है, जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, बहुत अच्छा करण कारक है। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल इसमें मिलेगा कि आप गदगद हो जाएंगे। तो याद रखना है, करण कारक जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा कारक बोलेंगे? करण कारक। जैसे मास्टर साहब कलम से लिखते हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कौन मेरे द्वारा हो रहा है? लिखने का। तो लिखने का भैया साधन क्या है? कि कलम के द्वारा या कलम से लिख रहे हैं। बातें समझ गए? जहां साधन नहीं वहां करण कारक नहीं। याद रखना है, जहां साधन नहीं वहां करण कारक की बात नहीं। मतलब करण कारक में साधन का होना बहुत जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए, और इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका चिन्ह से और के द्वारा होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या? से और के द्वारा होता है। करण कारक में साधन अभी बताए हैं जरूरी होता है। अगर करण कारक में साधन नहीं हो, जहां साधन नहीं हो वहां करण कारक की बात ही नहीं होती है। तो मतलब यूं कहे मोटा मोटी तो करण कारक में साधन का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। खेलना मेरा क्रिया है भैया, ये क्या है? क्रिया है।
बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चा तो काम कर रहा है खेलने का, लेकिन उस बच्चे को खेलने का साधन क्या है? जड़ी बूटी क्या है? गेंदवा है। क्या है? गेंदवा है कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। आगे देखिए, बच्चा बोतल से दूध पीता है। बच्चा किस चीज से दूध पीता है? बोतल से। दूध तो बच्चा पी ही रहा है, लेकिन इस बच्चे को दूध पीने का साधन क्या है? कि बोतल है। किससे पी रहा है? बोतल से बच्चा दूध पी रहा है, तो साधन मिल गया आपका, बोतल हो गया। आगे देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। से विभक्ति चिन्ह कौन कारक का? याद रखना है, करण कारक का। कौन सा कारक का? करण कारक का। लेकिन वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वृक्ष को काटने का काम किनके द्वारा हो रहा? कुल्हाड़ी से हो रहा। तो यहां साधन मेरा क्या है? वृक्ष को कैसे काटेंगे? किस चीज से काटेंगे? कुल्हाड़ी से काटेंगे। गेंद को बैट से पीटा जा रहा है। गेंद को तो पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन किससे? बैट से। साधन क्या है? बैट से मारना साधन है। चलिए आगे देखिए, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। से पकड़ लिए, करण कारक हो गया। दूसरी बात, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो कमाते हैं हम। साधन क्या हो गया कमाने का? हम है ना साधन, अपने कमाई से ना। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, साधुओं के संगति से बुद्धि सुधरती है। मतलब इस बुद्धि को सुधरने का एक जरिया यहां पे इस वाक्य में है, साधु है। तो साधन क्या हो गया? साधु ना। कि क्या दिया है? साधु के संगति से बुद्धि सुधरती है। तो बुद्धि को सुधारने का साधन क्या है? साधु है। साधु नहीं तो बुद्धि कहां से सुधरेगा? आगे देखिए, दूसरी बात, से आया है, से करण कारक का विभक्ति चिन्ह। आगे, राम ने रावण को बाण से मारा। यहां 3 गो विभक्ति चिन्ह आ गया। जरा पकड़िए भैया, यहां एगो ने आ गया कर्ता, एगो को आ गया कर्म, एगो से आ गया करण। समझ रहे ना? 3 विभक्ति चिन्ह। अब कैसे समझेंगे? करण कारक है या फिर आपका कर्ता कारक है या फिर आपका कर्म कारक है? तो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि हम जो भी क्या बनाते हैं, हम जो भी कारक बनाएंगे उसमें अंतिम वाला विभक्ति चिन्ह के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अंतिम में से है, से विभक्ति चिन्ह किस कारक का? करण कारक का। तो बातें समझ में आ गई। दूसरी बात, करण कारक में साधन का होना बताए हैं जरूरी है। तो इसमें साधन क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा। राम जी ने तो मारवे किया रावण को, लेकिन उसको चौका छक्का छोड़ाने का साधन क्या था? बाण था, तीर था, उससे मारा था। तो साधन मिल गया। जब ये साधन मिल गया तो करण कारक हो गया। आगे देखिए, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। सुनील तो पढ़ाई करिए रहा। सुनील कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। लेकिन सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। सुनील को कहानी पढ़ने का साधन क्या है? पुस्तक है। पुस्तक से पढ़ रहा है। आगे देखिए, वह कलम से पत्र लिखता है। वह कलम से पत्र लिखता है। कोई है जो किससे पत्र लिखता है? कलम से। पत्र लिखने का साधन क्या है? जरिया क्या है? कलम, बाय कलम। कलम के द्वारा यह कलम से लिख रहा है। आगे देखिए, मुझे यह काम ना होगा। मुझसे यह काम नहीं होगा। काम का संबंध किससे है? मुझसे। तो साधन हम हो गए ना। जब ये साधन मिल गया तो करण कारक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया है, विनोद ने सर्प को लाठी से मारा। विनोद ने तो मारने का काम सर्प को किया है, लेकिन कौन चीज से मारा? याद रखना, किस चीज से मारा? तो लाठी से मारा। लाठी मेरा यहां क्या मिल गया? साधन मिल गया। साधन किस कारक में? करण कारक में। आगे देखिए, मैं मोटरसाइकिल से आता हूं। मेरा आने का साधन क्या है या मेरा जाने का साधन क्या है? मोटरसाइकिल।
तो साधन मिल गया तो करण कारक हो गया। आगे देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था। जयद्रथ को मारने के पीछे जो रीजन था, कंडीशन था, कौन चीज से मारा था? साधन क्या था मारने का? तो बाण से मारा था। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है आपका एग्जाम्पल, बच्चा भूख से बेचैन था। बच्चा किस चीज से बेचैन था? बच्चा भूख से बेचैन था। बच्चा कौन चीज से बेचैन था? भूख से बेचैन था। तो साधन क्या था? बच्चा बेचैन था, लेकिन कौन चीज से बच्चा बेचैन था? भूख से बेचैन था। तो कौन सा कारक साधन मिला? तो करण कारक की कर्म कारक? करण कारक। आगे देखिए, अब आपको मेच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। कह रहा, अब आपको मेच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। मेच का तो हाल सुनाया ही जाएगा, लेकिन आंखों देखा, समझ रहे? चलिए आगे, अब एक्सेप्शन को थोड़ा सा देखिए। इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। याद रखना, क्या? अपवाद। एक्सेप्शन अपवाद। मतलब करण कारक में अगर हम देखें, किस कारक में? करण कारक में ट्रिक को पकड़े, ट्रिक को, तो साथ आएगा, योग आएगा, अंग विकृति आएगा, समानता आएगा। अगर कोई वाक्य दिया हुआ है, उस हिंदी वाक्य में साथ की बात हो, योग की बात हो, अंग विकृति की बात हो और समानता की बात हो, तो आंख बंद करके आप याद रख लीजिए कि कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे देखिए, राहुल मामा जी के साथ गांव गया। राहुल मामा जी के साथ गांव गया, यहां साधन भी मिल रहा कि राहुल को नानी गांव या मामा जी के घर जाने का साधन क्या था? तो वही क्या था? राहुल मामा जी के साथ गांव गया। तो गांव जाने का साधन क्या था? मामा जी की, मामा जी का हाथ पकड़ करके गया होगा। तो यहां क्या मिल गया? साधन मिल गया। चलिए आगे देखिए, सुनैना दोनों आंखों की विकलांग है। सुनैना दोनों आंखों की विकलांग है। याद रखना है, जब सुनैना नाम की कोई लड़की है और ये दोनों आंखों से विकलांग है, दोनों आंखों की विकलांग है, इसी को हम बोलते हैं अंग विकृति। क्या बोलते हैं? अंग विकृति। क्या बोलते हैं? अंग विकृति, मतलब अंग से अलग। आगे देखिए, वह पैर से लंगड़ा है। कौन सा कारक है? करण कारक। कि वह लंगड़ा तो है ही है, लेकिन साधन क्या है लंगड़ा होने का? साधन यही है कि पैर है। कौन चीज से लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है। तो ये अंग विकृति आ गया लंगड़ा। आगे, वह सिर से गंजा है। सिर से गंजा का मतलब ये हुआ कि उसका बाले उड़ल है। तो साधन तो ये है, सिर है, सिर से गंजा है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, रीमी सीमा के समान सुंदर है। मतलब रीमी नाम की जो लड़की है वह सीमा के समान, मतलब सीमा की जैसी ही क्या है? अच्छी है, सुंदर है। तो एक समान, समानता की भी बात हुई थी करण कारक में। आगे, रामू के साथ सीता वन को गई। रामू के साथ सीता वन को गई। कहां गई? वन को गई। कौन सा कारक? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। आगे, राजेश के साथ सुरेश बाजार गया। और जाना आना भी इसमें लगा रहता है। चलिए आगे देखिए, संप्रदान कारक। याद रखना है कि बेटा संप्रदान कारक क्या होता है। देखिए तो जरा सा, संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ देना होता है। अगर आप इतना समझ रहे हैं कि संप्रदान कारक का जो शाब्दिक अर्थ है, संप्रदान कारक का जो अर्थ होता है वह देना होता है। मतलब संप्रदान कारक में जो हम लोग स्टडी अभी करने वाले हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि देना।
जब हम किसी को देते हैं, कुछ देंगे, कुछ देने की बात होगी तो संप्रदान कारक में चले जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले डिफिनेशन देखेंगे। देखिए तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को ही संप्रदान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। याद रखना है, यू शाब्दिक अर्थ हम बोल ले, फिर से जरा सा समझिए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहेंगे। मतलब शॉर्ट प्रोसेस में समझे बेटा कि संप्रदान कारक क्या है, तो बोलेंगे जिसके लिए हम कुछ करते हैं या जिसको हम कुछ देते हैं, उसको ही क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक। उसको ही क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक। तो आप समझ गए कि संप्रदान कारक का अर्थ क्या है। चलिए आगे देखिए। तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को ही क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक बोलेंगे। थोड़ा सा आगे चलिए। इसकी विभक्ति को और के लिए है, मतलब संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्हों की बात कर ले कि संप्रदान कारक जो होता है ना, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को और के लिए है, को और के लिए है। मतलब दो गो चिन्ह याद रखना है संप्रदान कारक का, एगो को और एगो क्या होता है? के लिए होता। आप समझ गए। इसको आगे थोड़ा सा ट्रिकली समझेंगे, लेकिन इसमें पहले हम उदाहरण को देख लेंगे, एग्जाम्पल को देख लेंगे। चलिए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पे चलते हैं। संप्रदान कारक का उदाहरण देखिए आप। कहता लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया। लोगों ने क्या किया? सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया। बेटा मतदान किया, मतदान करना मेरा काम है, आम नागरिकों का, आम वोटरों का काम है कि वोट करना। लेकिन किसके लिए वोट करना? यहां कहता है सरपंच चुनाव के लिए। तो संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ अभी हम बताएं, किसी से कुछ लेना या किसी को क्या करना? कुछ देना। किसके अंतर्गत आता है? संप्रदान कारक के अंतर्गत। तो जरा सा देखिए तो यहां क्या देने और लेने की बात हो रही है। तो लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया। लोग तो है ही है, लेकिन किसके लिए किया? सरपंच चुनाव के लिए किया कि सरपंच साहब की चुनाव होने वाली है हम लोग के गांव में। चलो हम लोग सरपंच साहब को क्या दे दिए? अपना मत दे दिए, अपना मताधिकार दे दिए, मतलब अपना वोट दे दिए। तो संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को कुछ देना। या इसकी डिफिनेशन की बात करें तो जिस कारक के अंतर्गत किसी को कुछ देना हो या उससे कुछ लेना हो, देना और लेना, देने और लेने के बीच बात केवल बाय केवल संप्रदान कारक के अंतर्गत ही होगी। बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। राहुल ने भिखारी को धन दिया। राहुल कोई काम कर रहा है भैया। राहुल कौन सा काम कर रहा? धन देने का। क्या चीज देने का? धन देने का, रुपये पैसे देने का काम कर रहा। तो देने का काम होता है, देने और लेने का काम कौन सा कारक में होगा? संप्रदान कारक में होगा। तो आप समझ गए। चलिए आगे एग्जाम्पल पे आगे है, गरीबों को खाना दो। गरीबों को क्या करो? खाना दो। बहुत से गरीब लोग होते हैं हम लोग के पास, या आप लोग के गांव में भी गरीब लोग आ जाते हैं, कुछ भिक्षा दे दो बाबा, कुछ भिक्षा दे दो, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग उसको रुपये दे देते हैं। अगर भूखे होते हैं तो थोड़ा सा भोजन भी करवा देते हैं। और दूसरी बात है कि संप्रदान कारक का एगो चिन्ह जो होता है, विभक्ति चिन्ह को भी है और के लिए भी है। तो बातें आपको समझ में आ गई। तो गरीबों को खाना दो, यहां देने की काम हो रही। क्या चीज काम हो रही है? कौन सी काम हो रही है? देने का। किसी को देने का काम कर रहे हैं। किसको काम कर रहे हैं? कि जो गरीब है उसको हम खाना देंगे। आगे देखिए, सोहन फल खरीदने बाजार गया। थोड़ा सा नहीं हम लिखते हैं,
नहीं का अर्थ को समझिए। सोहन फल खरीदने बाजार गया, तो आप बोलिए कि सर आपने तो ये कहा, आपने तो ये बोला कि संप्रदान कारक में कुछ लेने और देने की बात हो रही है, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल लिख रखा है सोहन फल खरीदने बाजार गया, तो यहां तो हम देखते हैं विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक की जो को और के लिए होता है आया भी नहीं है। फिर भी कैसे समझ ले कि यह संप्रदान कारक है, जरा इसको समझिए। अब इस रूप में समझिए, सोहन फल खरीदने बाजार गया, इसका सेंस ये कह रहा है बेटा, सेंस ये हुआ कि सोहन फल को खरीदने के लिए बाजार गया है। जब सोहन किसी से फल खरीदेगा तो फलदानी करता जो होगा, फल बेचने वाला जो विक्रेता होगा, वह सोहन को फल देगा। तो यहां देने और लेने की काम एक साथ, मतलब सोहन रुपया देगा और देने वाला उसको फल दे देगा। डॉट क्लियर। राम सीता के लिए फल लाता है, राम किसके लिए फल लाता है? सीता के लिए फल लाता है। तो के लिए से तो यू ऐसे पकड़ लिए, और थोड़ा सा समझिए, राम सीता के लिए फल लाता है तो कुछ किया भी जाता है संप्रदान कारक में, एक दूसरे के लिए कुछ किया जाता है। तो यहां क्या है कि राम जो है वह सीता के लिए फल लाता है। राम कोई काम करता है, कुछ लाने का काम कर रहा है, कुछ देने का काम कर रहा है। फल लाया, और फल ला के किनको देंगे? सीता को देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। चलिए आगे। भूखे के लिए रोटी लाओ। अब हम बोलते हैं कि भूखे के लिए रोटी लाओ, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप रोटी लाएंगे, और जब आप रोटी लाके मुझे देंगे तो हम जो भूखा व्यक्ति है ना बेटा, उसको क्या करेंगे? वो रोटियां दे देंगे। समझ गए ना? तो संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक किसको को बोलते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए या लिया जाए। बस याद है? चलिए आगे। लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए। एनबी, एनबी का अर्थ बताए हैं, एन से नोट, बी से बोन। नोट बोन ध्यान दे। क्या ध्यान देना है? जब किसी के लिए काम किया जाता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। जब हम किसी के लिए कोई काम किए रहते हैं बेटा, या काम किए होते हैं, काम करते रहते हैं, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे लिए फल लेकर आओ। हम बोलते हैं मेरे लिए क्या लेकर के आओ? फल लेकर के आओ। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां काम जो हो रहा है वह मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए फल लाने का काम हो रहा है। डॉट आपका क्लियर। दूसरी बात, विभक्ति चिन्ह के लिए आया है, क्या है? लिए भी है। मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। जरा सा सेंस को समझिए। मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो मां जो दूध लाने का काम कर रही है, मां जो दूध लाने का कार्य कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? कंडीशन क्या है? मां क्यों दूध ला रही है? तो सर मां इसलिए दूध ला रही है क्योंकि मां दूध ला करके बच्चे को देगी। तो वही कह रहा है, जब किसी के लिए काम किया जाता है तो वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है बेटा। डॉट आपका क्लियर। आगे देखिए, मैं हिमालय को जाता हूं, तो को विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक का है। याद रखना है, मैं हिमालय को जाता हूं, तो मैं काहे के लिए जाता हूं हिमालय की ओर? कुछ करने के लिए जाते होंगे हम, चाहे वहां बैठ करके भगवान शिव का तपस्या कर ले, कि पूरा पेज का पेज कॉपी डायरी भर ले, चाहे वह लव स्टोरी का हो या फिर आत्मबीती बात हो, इसलिए हम जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए।
वह मेरे लिए चाय बना रही है, वह मेरे लिए चाय बना रही है। वह जो है सब्जेक्ट है, यहां नाम नहीं दे ले गया है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो कहता है वह मेरे लिए चाय बना रही है। चाय बना रही है, किसके लिए बना रही है, मेरे लिए बना रही है। इसका सेंस क्या हुआ, इस वाक्य का सेंस क्या हुआ बेटा, कि जो लड़का या लड़की चाय बना रही है या फिर बना रहा, वह मेरे लिए बना रहा है, मतलब वह चाय बना करके मुझे देने का काम करेगा। तो लेना और देना कौन सा कारक में बताए हैं, समप्रदान कारक में बताए हैं। डॉट आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे सर, चलिए थोड़ा सा आगे देखिए। आगे पांचवा आपादान कारक है। कौन सा कारक, याद रखना है, आपादान कारक। और आपादान कारक किसको बोलेंगे, चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन पे चलते हैं पहले। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे आपादान कारक कहते हैं या कहेंगे। बातें समझ में आ गई। आपादान कारक किसे कहेंगे, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है और लगभग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन, वह ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। कौन सा कारक से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बैक चलिए, आपादान कारक से पूछे जाते हैं। किस कारक से, आपादान कारक से। ये आपादान कारक क्या होता है, जरा सा आप समझ लीजिए। आपादान, कौन, आपादान कारक, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाएगा, जिससे किसी वस्तु का जुदाई होना पाया जाएगा, जिससे कोई वस्तु एक दूसरे से जुदा होगा, उसे ही तो सर आपादान कारक कहेंगे। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है। तो याद रखना है, इसकी विभक्ति से है। आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से बेटा। और से का प्रयोग अलग होने की स्थिति में, जबकि से विभक्ति चिन्ह दो गो कारक का होता है, एगो करनो कारक में होता है और एगो आपादानो कारक में से विभक्ति होता। लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है, दोनों का कहने का मतलब, दोनों का कहने का भावार्थ अलग अलग है। अब कैसे है अलग अलग, जरा सा समझिए। तो से का प्रयोग अलग होने की स्थिति में, से का प्रयोग किसके स्थिति में, अलग होने की स्थिति में। किस कारक में, आपादान कारक में से का अर्थ अलग होने की स्थिति में। और से विभक्ति चिन्ह करण कारक में किससे तात्पर्य है, किससे, आपको बता दिए हैं कि वहां साधन से इसका मतलब होता है। लेकिन आपादान कारक में से विभक्ति का साधन से कोई लेना देना नहीं है, यहां साधन की बातें नहीं होगी। तो याद रखना है, इसकी विभक्ति से है, किसकी, आपादान कारक की। और से का प्रयोग कहां पर, अलग होने की तगार पर, अलग होने की स्थिति में। चलिए थोड़ा सा आगे। नोट, आपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है। यहां से विभक्ति का मतलब किसी चीज से अलग होने या दिखाने के लिए है। इसी चीज को अभी हम बोल रहे थे, बक रहे थे। चलिए अब इसका एग्जाम्पल पे, किसका एग्जाम्पल पे, आपादान कारक का एग्जाम्पल पे। आपादान कारक का एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है बेटा, याद रखना है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से और अलग होने की स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, याद रखना है कौन सा कारक है ये, आपादान। कौन सा, आपादान कारक। जैसे देखिए एग्जाम्पल, दुल्हा घोड़े से गिर गया, दुल्हा घोड़े से गिर गया। जब लड़कियां लोग की शादी होती है अभी, तो लड़कियां लोग कहां बैठी होती है, अपने स्टेज पे बैठी होती है या अपने
चौमेर में बैठी होती है जहां उसकी शादी होती है, लेकिन जो लड़का लड़कियां की मांग भरने के लिए आता है ना बेटा, और उसको आधारने के लिए हम लोग के समाज में क्या होता है, घोड़ा रखा जाता है, घोड़ा आता है। तो वही कहता है दुल्हा घोड़े से गिर गया, दुल्हा घोड़े पे बैठा, घोड़ा से गिर गया। तो अब आप दिमाग लगाइए, जब घोड़ा था तो लड़का घोड़वा के ऊपर बैठल था, और घोड़ा चलना किया और लड़कवा नीचे गिर गया। जब लड़का नीचे गिर गया तो लड़का घोड़ा से क्या हो गया, दूरी बना लिया। क्या बना लिया, दूरी बना लिया, मतलब जुदा हो गया। जुदा किस कारक में होगा, अपादान कारक में। तो स्वाभाविक सी बात है, लड़का का दूरी घोड़े से हो गया और घोड़े का दूरी लड़का से हो गया। चलिए आगे एग्जाम्पल, आगे है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, सर आपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। हिमालय एक पर्वत है, हिमालय एक पहाड़ है, उस पहाड़ से ये क्या हो रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय को गंगा छोड़ रही है, इसलिए गंगा और हिमालय का एक दूसरे से दूरी बन रहा है। और जब ये दूरी बन गया तो आपादान कारक हो गया। चलिए आगे, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली पहले छत पर थी, अब छत पर से दौड़ लगा करके बिल्लियां भाग गई, नीचे कूद गई, तो छत रह गया ऊपर, अब बिल्ली आ गई नीचे, तो दोनों के बीच दूरी हो गया। जब ये दूरी हो गया तो आपादान कारक हो गया, क्योंकि छत और बिल्ली एक दूसरे से अलग हो रही है। यहां पे आगे देखिए, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, मतलब चूहा कुछ देर पहले बिल में था, हॉल में था, उस हॉल से चूहा बाहर निकला, मतलब बिल्ली चूहा कहां से निकला, बिल से बाहर निकला। इसका मतलब क्या, बिल को छोड़ दिया, बाहर आ गया, बिल अलग हो गया और चूहा अलग आ गया, तो दोनों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया, दोनों के बीच एक दूरी बन गई। और जब ये दूरी बना तो दूरी किस कारक में आएगा, आपादान कारक में जुदा होगा। आगे चलिए, पेड़ से आम नीचे गिर गया, पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है, शाखा है, इसमें आम लटकल है, आम टूट करके डायरेक्ट क्या हो गया, नीचे गिर गया। जब ये आम टूट करके नीचे गिरा बेटा, आम शब्द पुल्लिंग है, याद रखना, आम क्या है, पुल्लिंग है। तो आम जैसे ही इस वृक्ष से, इस पौधा से, इस पेड़ से नीचे गिरा, तो पहले तो पेड़ में था फरल, अब नीचे गिरा, इस जमीन पे, इस धरातल पे गिर गया, तो इस धरातल पे आम आया, तो पहले इस पौधा से या इस वृक्ष से क्या बना लिया, आम दूरी बना लिया, मतलब अलग हो गया। जब ये अलग हो गया तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक, आपादान कारक, करण कारक, कौन सा कारक हो गया, आपादान कारक हो गया। चलिए आगे, पेड़ से सेब नीचे गिर गया, सेब तो है ही है, लेकिन यह सेब क्या हुआ, पेड़ से नीचे गिर गया, मतलब पेड़ से जुदा हो गया, दूरी बना लिया। कौन बना लिया दूरी, सेब बना लिया दूरी। चलिए आगे, उसके हाथ से घड़ी गिर गई, घड़ी तो है ये है, लेकिन उसके हाथ से घड़ी गिर गई, घड़ी स्त्रीलिंग है याद रखना है, घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो घड़ी उसके हाथ से गिर गई, तो हाथ की कलाई से घड़ी की दूरी हो गई, पहले हाथ में था, अब ये टूट गया, भांग गया कि फूट गया, लेकिन कहां गिर गया, नीचे गिर गया, तो दूरी बना लिया। जब ये दूर हुआ तो आपादान कारक हो गया। आगे, पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर गया, आपने पेड़ को देखा, आपने पौधे को देखा, उससे जब हवा बहती है तो हवा के माध्यम से पेड़ पौधा की पत्ती जो है वह नीचे गिर जाता है। तो जब ये पेड़ से, पौधा से पत्ती नीचे गिरा तो वह क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हुआ। जब अलग हो गया तो कौन सा कारक हो जाएगा भैया,
आपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए जरा सा, आगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। और इसको ट्रिकली जरा सा समझिए, अपवाद। और ये अपवाद में क्या है जरा सा आप सोचिए बेटा। कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का प्रयोग का पता चलता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। मतलब ये आपका ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ट्रिक हो गया। ट्रिक से समझिए आपादान कारक। आपादान का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु से अलग होना, जुदा हो जाना। तो अब समझिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक पे कि अगर उत्पन्न, अगर अलग होना है तो आपादान कारक है, अगर उत्पन्न हो रहा है कोई चीज तो आपादान कारक है, अगर डरना है, हम किसी से डर रहे हैं तो आपादान कारक है, किसी से दूरी बना रहे हैं आपादान कारक है, लजा रहे हैं किसी से। लड़कियां लोग ज्यादातर लजाती है भैया उसको देखने के लिए। जब ये आपको याद है, जब ये लड़कियां लोग को उसके यहाँ मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए देखने के लिए, तो बड़ा शर्मा करके मुड़िया ऐसे करके झुका लेती है, पूरा सुस्त हो जाती है, लगता है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना? जब हम किसी से लजाते हैं, किसी से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वहां पर भी आपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होता है। अभी बताएंगे बड़ी अच्छा से। चलिए देखिए आगे। आगे देखिए, पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं। उदाहरण से समझिए आप। जय कुमार मास्टर जी से डरता है। जय कुमार मास्टर जी से डरता है, मतलब जय कुमार नाम का जो एगो लड़का है, जय कुमार नाम का जो एगो स्टूडेंट है, जय कुमार नाम का जो एगो बच्चा है, वह किससे डरता है? हमसे डरता है, मतलब मास्टर साहब से डरता है। इसका सेंस क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सेंस यह कह रहा है कि जय कुमार नाम का लड़का जो है वह मास्टर साहब से दूरी बना रहा है, दूर रहना चाह रहा है, इसलिए तो वह डर रहा है। तो यहां सेंस को भी समझना है आपको। दूसरी बात ट्रिक बताए हैं कि डरना, तो जय कुमार मास्टर साहब से या मास्टर जी से क्या करता है? डरने का काम कर रहा है। चलिए आगे। सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है। यहां तुलना हो रही है। सीता की तुलना सीता की बहन से हो रही है कि सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है। सीता जैसी देखने में है, ओकर से बढ़िया ओकर बहिनिया हो। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए, तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। चलिए आगे। आशा अपनी मां से अधिक सुंदर है। आशा नाम की कोई लड़कियां है, आशा नाम की कोई लड़की है, जो लड़की अपनी मां से अधिक बेटर है, अधिक सुंदर है, अधिक अच्छी है। समझ गए? चलिए आगे। सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है। ये बेटा आपका सूर्य महाराज जी है। कौन महाराज जी है? सूर्य महाराज जी है। और सूर्य से अगर पृथ्वी की बात कर ले, ये अर्थ है। अगर सूर्य से पृथ्वी की बात करें तो बहुत दूर है। तो जब ये दूरी हम मेंटेन कर रहे हैं तो इसका सेंस क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक दूसरे से अलग हैं। जब ये एक दूसरे से अलग हुए तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपको याद है, आपादान कारक हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आगे दिया हुआ एग्जाम्पल आपादान कारक समझिए। रोहन गांव से शहर घूमने आया। देखिए, रोहन गांव से शहर घूमने आया, इसका मतलब क्या हुआ? रोहन गांव से शहर घूमने आया, इसका अर्थ यह हुआ कि रोहन नाम का एगो लड़का है और जो गांव से शहर घूमने आया, इसका मतलब यह हुआ कि यह गांव को छोड़ दिया, गांव से बाहर घूमने के लिए आ गया।
तो गांव तो स्वतः ही इससे दूर हो गया, या ये लड़के गांव से दूर हो गया। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए जरा सा। एटीएम से रुपया निकालना, एटीएम से रुपया निकालना किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक का। जब हम एटीएम से रुपये निकालते हैं, समझ रहे हैं ना, जब हम रुपया एटीएम से निकालते हैं अपना पिनवा डाल करके, एटीएम कार्ड घुसा करके पिनवा डाल करके, जब रुपया कलेक्ट करते हैं, जब उससे निकलती है मशीन से, तो रुपया मेरे हाथ में और मशीन हमसे दूर में। समझ रहे हैं ना? तो मशीन और रुपये की दूरी मेंटेन होती है, वहां पे एक दूसरे से जुदा होता है। जब ये एक दूसरे से जुदा होगा, जब ये एक दूसरे से अलग होगा, तो आपादान कारक हो जाएगा। आगे की एग्जांपल, मुझे चोर से डर लगता है। मुझे केकरा से डर लगता है? याद रखना है, केकरा से डर लगता है? चोरवा से डर लगता है। जब ये चोरवा से डर लगता है, तो एकर मतलब क्या हुआ? एकर मतलब ये हुआ कि चोर से हम दूरी बनाना चाहते हैं कि कहीं ठाई ठाई ना कर दे, हाय हाय ना कर दे। समझ रहे? तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। चलिए आगे। रोहनी छत से गिर गई। अब रोहनिया नाम की कोई लड़की है, कक्कर नाम की कोई लड़की है, रोहनिया नाम की कोई लड़की है, जो छत से कहा हो गई? गिर गई। छत से कहा की गिर गई। तो रोहनिया लड़की और छतवा दोनों के बीच का दूरिया, तो छत से गिर गई, तो छत और रोहनी के बीच की दूरी अलग हो गई। तो जब ये दूरी बन गई, जब ये दूर हुआ, जब ये एक दूसर से अलग हुआ, तो कौन सा कारक हो जाएगा? भैया आपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे। आगे दिल्ले है, सांप बिल से बाहर निकला। सांप कहां से बाहर निकला? बिल से निकला। एकर मतलब कौन सी हुआ? एकर मतलब ये हुआ कि सफवा जो है वह पहले बिलवा में था, अब बिलवा से निकल गया। जब ये सफवा बिलवा से निकला, तो बिलवा को त्याग दिया, बिलवा से दूरी बना लिया। जब ये दूरी बना लिया, तो आपादान कारक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आगे दिया हुआ है, आसमान से बिजली गिरती है। बारिश के दिनों में हम लोग बहुधा देखते हैं, अधिकांशतः देखते हैं कि बिजली चमकती है चम चम चम, तब वह गिरती है छम छम छम। तो आकाश से बिजली दूरी बना लेती है, वहां पे डिस्टेंस अलग हो जाता है, दूरी अलग हो जाती है। जब ये दूरी अलग हुआ, तो कौन सा कारक हो गया? आपादान कारक हो गया। बातें समझ में आ गई। अब क्यों बिजली गिरी, अब बिजली क्यों चमकी, अब बिजली का निर्माण कैसे हुआ, यह भी वीडियो इसी चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहां साइंस के टॉपिक पे देख सकते हैं। चलिए आगे। आगे अंतिम है संबंध कारक। नहीं, अभी छठे पे पहुंचे। संबंध कारक। कौन कारक? संबंध कारक। ये संबंध कारक क्या होता है? संबंध मीन्स हो गया जोड़ बेटा। क्या चीज? जोड़। आपके और मेरे बीच एक रिलेशन है, एक संबंध है। वह संबंध है गुरु और शिष्य का, मतलब छात्र और टीचर का रिलेशन है। इसी के विषय में तो हम पढ़ेंगे संबंध कारक में। चलिए आगे थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को देखते हैं। संबंध कारक का डिफिनेशन क्या कहता है, जरा सा आप समझिए। जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, याद रखना है, जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होगा, उसे क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे। अब बातें आती है कि सर जरा सा बता दीजिए कि संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? तो संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह इतना गो का नहीं होता है, हेतना गो का होता है। याद रखना है। समझ लिया ना? अब कौन कौन होता है जरा सा देखिए। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। समझ रहे ना? ये सभी किसकी विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। केकर चिन्ह है?
संबंध, कौन कारक का? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है बेटा। केकर चिन्ह है? संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेना के जवान आ रहे हैं, मतलब कोई आ रहा है। कोई कौन आ रहा है? सेना के जवान आ रहे हैं। तो सेना के जवान आ रहे हैं, के विभक्ति चिन्ह केकर होता है? संबंध कारक का होता है। आप पकड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक कारक कहते हैं। तो यहां तो सेना के जवान आ रहे हैं, जवान को किसका आ रहा? सेना का। तो जवान का संबंध सेना से, और सेना का संबंध यहां पर केकरा से है? जवान से है। समझ रहे हैं? आगे देखिए एग्जाम्पल। यह मोहन की पुस्तक है। यह मोहन का पुस्तक नहीं है, पुस्तक स्त्रीलिंग। यह क्या रहा? यह मोहन की पुस्तक है। मतलब ये जो पुस्तकवा है, ये जो किताब है, ये केकर किताब है? मोहन की किताब है। तो किताब से संबंध मोहन से है। ऐसे भी की आ गई, की विभक्ति चिन्ह कक्कर अभी बताए हैं, तो संबंध कारक का बताए हैं। चलिए आगे जरा सा। वह राम का बेटा है। बेटा है ये है, कौन सी है? बेटा है ये है, लेकिन कक्कर बेटा है? राम का बेटा है। बेटा का संबंध किससे? राम से। और राम का संबंध केकरा से? ओकर बेटा से। चलिए आगे देखिए। यह आशा की बहन है। बहन है ये है, लेकिन इस बहन का संबंध केकरा से है? आशा से है। कि केकर बहन है? यह आशा की बहन है। तो बहन का संबंध आशा से, आशा की संबंध बहन से। तो संबंध साफ साफ दिख रहा है। जब साफ साफ संबंध दिख रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंधवाचक कारक हो जाएगा। समझ रहे ना? संबंध कारक होगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दे ले है। क्वेश्चन ये है, यह आशा की बहन है, ये हो गया। बच्चे का सिर दुख रहा है। बच्चे का सिर दुख रहा है। यहां का आया विभक्ति चिन्ह। का के की, रा रे री, मा में मी। ये केकर विभक्ति चिन्ह होता है? संबंध कारक का। तो यहां दिल्ले है, बच्चे का सिर दुख रहा है। सिर तो बच्चे का दुखिए रहा, लेकिन ओकर पीछे कारण का है? ओकर पीछे यही कारण है कि सिर दुख रहा है। केकर? बच्चे का सिर दुख रहा है। तो सिर से संबंध बच्चे का, अब बच्चे का संबंध सिर से। आगे देखिए। यह सुनील की पुस्तक है या किताब है? यह केकर किताब है? यह सुनील की किताब है। किताब तो है ये है, लेकिन इस किताब के साथ साथ संबंध क्या है? कि किताब केकर है? सुनील की है। और सुनील की कौन सी है? तो किताब है। सुनील का संबंध किताब से, और किताब का संबंध यहां सुनील से स्पष्ट दिखता है। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंधवाचक कारक हो जाएगा। आगे, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। यहां होता भैया राजा, राजा लिखा गया है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, या राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र से 4 बेटे से संबंध केकर है? राजा दशरथ के है। और राजा दशरथ से केकर संबंध है? 4 गो बेटा से संबंध है। चलो आगे देखो। यह मानव का घर है। घर तो है ये है, एगो मानव है। मानव का संबंध केकरा से है? घर से है। और घर के संबंध केकरा से है? मानव से है। तो ये दोनों का हो गया? एक दूसर के संबंध दिखा रहा है, तो संबंधवाचक कारक हो जाएगा। आगे देखो। वह दया का सागर है। सागर तो है ये है, लेकिन सागर में कौन सा सागर है? दया का सागर है। वह करुणा का सागर है।
सागर का संबंध दया से और दया का संबंध सागर से, तो यहां पे संबंधवाचक या संबंध कारक हो गया। आगे चलिए, आगे कर्म की फांस कभी गलफांस नहीं होती जनाब, याद रखना है, कर्म की फांस कभी गलफांस नहीं होती जनाब। कौन सा कारक? संबंध कारक। क्यों? इसलिए कह रहा कर्म की फांसी कभी गलफांस नहीं होती, मतलब जिस तरह की कर्म करेंगे उस तरह से भरना होगा। तो यहां कर्म से भरने का हो रहा है, संबंध है, तो इसलिए कहता है कर्म की फांसी कभी गलफांस नहीं होती जनाब, मतलब जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको भुगतना ही होगा। 100% नहीं, 1000% भुगतना होगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिल्ले है, प्रेम का बंधन बड़ा मजबूत होता है। प्रेम का बंधन बड़ा मजबूत होता है। एक वो प्रेम शब्द है और दूसर बंधन शब्द है। तो प्रेम का बंधन बड़ा मजबूत होता है, जब हम एक दूसर से प्रेम करेंगे तभी न बंधन मजबूत होगा। और जब हमरा से एक दूसर प्रेमे नहीं करेगी तो संबंध कैसे मजबूत होगा? नहीं हो सकता। या हम जब तक एक दूसरे से प्रेम नहीं करें तब तक प्रेम की बंधन जो है वह मजबूत हो ही नहीं सकती है। तो याद रखना है, प्रेम का संबंध बंधन से और बंधन का समय संबंध प्रेम से। तो कौन सा कारक हो जाएगा? ये संबंधवाचक या संबंध कारक हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे चलिए, और 7वां कारक जो है आपका अधिकरण कारक है। थोड़ा अच्छा से देखिए हेडिंग को, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ये अधिकरण कारक केकरा कहेंगे आप? अधिकरण कारक किसको बोलेंगे? तो अधिकरण कारक में बताए हैं बेटा, आपको याद रखना है कि अधिकरण कारक में क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। किसके आधार का ज्ञान होता है? क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। और ये बेटा क्रिया क्या होता है? क्रिया वह होता है या वह शब्द होता है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहां क्रिया के आधार का पता चलेगा कि क्रिया का आधार क्या है, काम का आधार क्या है। तो थोड़ा सा डिफिनेशन पे भागते हैं, अधिकरण कारक के डिफिनेशन पे चलते हैं आपको लेकर के। जरा सा देखिए, यहां कहता है शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार या क्रिया के आधार का ज्ञान होता है या क्रिया के आधार का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्हों की बात कर ले बेटा, किसकी? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्हों की बात कर ले तो इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर माना जाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह दुइएगो, एगो याद रखना है में होता है और एगो पर होता है। यही तो अधिकरण कारक है। में और पर क्या है? अधिकरण कारक है। कौन कारक है? अधिकरण कारक है। अब चलिए थोड़ा सा ट्रिक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? ट्रिक पे, TRIC के ट्रिक पे चलते हैं बेटा। एनबी का मतलब बताए हैं, ध्यान दे, आपको ध्यान से सुनना है और बिल्कुल एक बार में याद होगा। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अगर कोई वाक्य दे ले है, उस वाक्य में भीतर सिर्फ मिल जाए, उस वाक्य में अंदर अगर मिल जाए, उस वाक्य में ऊपर मिल जाएगा, बीच मिल जाएगा, आदि शब्दों का प्रयोग इन कारक में किया जाता है। किन कारक में? अधिकरण कारक में। याद रखना है, फिर से एक बार इस चीज पे दोहराइए नजर। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग कौन सा कारक में करेंगे? अधिकरण कारक में करेंगे। और अधिकरण कारक से हमें क्या ज्ञान मिलती है? अधिकरण कारक में किसी को हमें मेमोरी में भर करके रखना होता है, क्रिया के आधार को भर करके रखना होता है। समझ गए? चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे लेकर के चलते हैं। ठाई ठाई मार दीजिए तो देखिए, राहुल छत पर खेलता है। पर विभक्ति किसकी बताए हैं अभी? अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण कारक हो जाएगा बेटा। तो राहुल छत पर खेलता है, खेलने का काम, खेलना शब्द क्रिया है। खेलना शब्द क्या है? क्रिया है।
क्योंकि यहां क्या हो रहा है, काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो वही कहता है राहुल छत पर खेलता। खेलना क्या हुआ, ये खेल रहा है, क्रिया हो गया, लेकिन छत पर खेल रहा है। क्रिया का आधार क्या है, छत है। क्रिया का आधार क्या है, छत है। जहां खेल रहा है वही तो क्रिया का आधार है। तो जब ये क्रिया का आधार मिल जाएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वह पर होता है। तो पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए आगे दूसरा एग्जांपल, सुरेश मैदान में खेल रहा है। खेलना, खेल रहा है, ये क्या है, क्रिया। लेकिन खेल तो रहा है, लेकिन ये लड़का कहां पे खेल रहा है, लड़कवा कहां पे खेल रहा है, सुरेश नाम का जो लड़का है ये कहां पर खेल रहा है, मैदानमा में खेल रहा है भैया, मैदान में। तो मैदान हो गया, क्रिया का आधार हो गया। क्रिया का आधार क्या है, मैदान। तो क्रिया का आधार का ज्ञान हो रहा है। किस कारक में क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, आपको याद रखना है, अधिकरण कारक में होता है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल को आप देख लीजिए जरा सा। तीसरा, पेड़ पर कोयल बैठी है। कोयल तो बैठले है, कोयल काय के लिए है, बैठल है। अब बैठ करके कोयल कुहू 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 कर रही है, ठीक ना। तो वही कहता है पेड़ पर कोयल बैठी है। बैठना क्या है, बैठी है, ये क्या क्रिया। लेकिन केकर ऊपर बैठल है, पेड़ पर बैठल है। तो पेड़ क्या हो गया, क्रिया का आधार हो गया। तो कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। आगे, जब मैं घर गया तो कोई भी नहीं था। ऐसा कौन दिन आ गया जो कि मैं घर गया, जब मैं घर गया, जब मैं घर गया तो कोई भी नहीं था। तो जाना क्रिया, और घर मेरा आधार हो गया क्रिया का। आगे देखिए, वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। मारा गया क्रिया हो गया, लेकिन कहां मारा गया, युद्ध भूमि में मारा गया। तो क्रिया का आधार क्या हो गया, युद्ध भूमि हो गया। चलिए आगे, मछली पानी में रहती है। तो बताए हैं में और पर। में और पर विभक्ति चिन्ह किसकी होती है, अधिकरण कारक की। किसकी, अधिकरण कारक की। तो वही कहता मछली पानी में रहती है, सॉरी, वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। वीर सिपाही कहां मारा गया, युद्ध भूमि में मारा गया। तो मारा गया ये क्रिया है, लेकिन क्या, युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि आपका क्या हो गया, क्रिया का आधार हो गया। आगे, मछली पानी में रहती है। रहती है क्रिया है, लेकिन कहां पे रहती है, पानी में रहती है। पानी क्रिया का आधार हो गया। और में विभक्ति चिन्ह तो साफ साफ दिख रहा है। तो आंख बंद करके अधिकरण कारक। आगे, महल में दीपक जल रही है या जल रहा है, महल में दीपक जल रही है, नहीं जल रहा है। दीपक पुल्लिंग है। महल में दीपक जल रहा है या रात भर जलता रह गया। तो महल में दीपक जल रहा है, में तो साफ साफ मिल रहा है। में विभक्ति चिन्ह केकर होता है, याद रखना है, अधिकरण कारक का होता है। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है, वह पहाड़ों के बीच रहता है। वह पहाड़ों के बीच में रहता है। वह पहाड़ों के बीच में रहता है। में विभक्ति चिन्ह कक्कर है, अधिकरण कारक का है। केकर है, अधिकरण कारक का है, याद रखना। आगे, मन्नू कमरे के अंदर है। मन्नू कमरे के अंदर है। तो यहां कमरा क्या है, कमरे के अंदर है ना, क्रिया का आधार है। इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे देखिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत का युद्ध तो चलबे किया, महाभारत का युद्ध तो होबे किया, लेकिन कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ। कहां पर हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। में विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का। तो आपका डाउट क्लियर। और अंतिम कारक पे चल रहे हैं, और बिल्कुल ही आसान है। और हम लोग का जो एक्सेप्शन देखिए, थोड़ा सा अपवाद को भी याद रखिए।
ये एक्सेप्शन जहां जहां लिखे हैं ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। तो एक्सेप्शन अपवाद मतलब अधिकरण कारक में क्या सब रहेगा? कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है। अधिकरण कारक जो होता है इसमें कहीं कहीं पर विभक्तियों चिन्हों का जो होता है बेटा लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? याद रखना है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, मतलब दिखेगा नहीं, तो उनकी जगह पर किनारे आएगा यहां वहां समय आदि। अगर कोई कारक का वाक्य देले है, उस वाक्य में क्या लगले है? किनारे लगल है, यहां लगल है, वहां लगल है, समय लगल है, तो आंख बंद करके समझ लेंगे कि यह अधिकरण कारक होगा। फॉर एग्जाम्पल से पकड़िए अब आप, मैं संध्या समय गंगा किनारे जाता हूं। मैं संध्या समय कहां जाता हूं? गंगा किनारे जाता हूं, मतलब मैं शाम के टाइम में गंगा के किनारे चला जाता हूं। तो यहां समय आ गया। क्या आ गया? समय। दूसरी बात है किनारे से भी पकड़ लिए कौन सा कारक? अधिकरण कारक। चलिए आगे, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, तो समय समय आया, तो समय से पकड़ लेंगे कौन सा कारक? अधिकरण कारक। आगे, वहां सभा होने जा रही है, वहां से पकड़ लिए डायरेक्ट वे में कौन सा कारक? अधिकरण कारक। चलिए आगे, और आगे अंतिम नंबर में है, 8वां नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और कारक का अंतिम प्रकार जो है, अंतिम भेद जो है वह संबोधन कारक है। कौन है? संबोधन कारक। संबोधन का होता है अर्थ पुकारना, बुलाना किसी को। समझ रहे हैं ना? तो याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, और इसका ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए थे। ट्रिक में क्या बताए थे? एक्सप्लेनेशन चिन्ह रहेगा, एक्सप्लेनेशन चिन्ह ये वाला, मतलब एक नीचे में ये बिंदा वाला चिन्ह रहेगा। तो आंख बंद करके ये कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। याद रखना है संबोधन कारक है ही है, एक नीचे में बिंदा कौन कारक है? संबोधन कारक है। एग्जाम्पल से आपका डाउट हट जाएगा। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। देखिए तो, हे भगवान उसका क्या होगा? कोटेशन मार्क प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान उसका क्या होगा? इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान को हम पुकार रहे हैं, भगवान को हम बुला रहे हैं। जब ये हम भगवान को बुलाएंगे, अल्लाह ईश्वर खुदा को बुलाएंगे, तो वह कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक होगा, क्योंकि मैंने उसे पुकारने का काम कर रहा, मैंने उसे बुलाने का काम कर रहा है। और बिचवा में कौन सा चिन्ह वहां टपक गया है? देखिए तो यही एक वाला चिन्ह बताए थे ना। चलिए आगे देखिए, अरे जितेंद्र कहां गया? हम बोलते हैं अरे जितेंद्र कहां गया? आपके घर में कोई गेस्टवा आ जाता है, कोई मेहमानवा आ जाता है आपके घर में, किसी लड़के को बुलाना होता है, वह लड़का चाय पान बिस्किट करवाया मेहमान को, लेकिन बीचे बीच पतली गली धर के भाग गया। जब वह पतली गली से निकल गया, नजर नहीं आता है, तब आप बोलते हैं रे फलनमा कहां गया? तो यहां उस फलनमा को पुकार रहे। जब ये हम पुकारे तो कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक हो गया भैया। आगे देखिए, ओ भाई भागे जा रहे हो, यहां होता कहां? ओ भाई कहां भागे जा रहे हो? हम बोलते हैं कोई मिलता है, कोई चोरी उड़ी करके कुछ भागता है, या कोई किसी को हमसे बच के निकलना रहता है, चुप्पे चाप दौड़ लगाता है, तो उसे हम बोलते हैं ओ भाई कहां भागे जा रहे हो। मतलब उसे हम संबोधित कर रहे हैं, उसे हम पुकारने का काम करते हैं। थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल देखिए, आगे दिया हुआ, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हम बोलते हैं हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
जब हम लोग के परिवार में, जब हम लोग के फैमिली में कोई घटना घटित हो जाती है तो उस समय हम अफसोस जाहिर करते हैं और उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के प्रति कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। तो यहां क्या कर रहे हैं, हम भगवान को पुकारने का काम कर रहे हैं। जब ये हम पुकारते हैं, किसी के प्रति अपना आस्था प्रकट करते हैं, तो वहां पे संबोधन कारक होता है। संबोधन का अर्थ क्या, पुकारना, बुलाना। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे एग्जाम्पल है, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए। हम लोग बात करते होते हैं घर में, चुप्पे चाप बात करते होते हैं, मोबाइलवा पे बात करते हैं, कोई आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं अरे तुम कहाँ था, तुम इतना जल्दी कैसे आ गया। बात करने के चक्कर में छोरवा को भेज देते हैं चॉकलेटवा के लिए, लेकिन जब वो छोरवा आ जाता है तो बोलते हैं अरे तुम इतना जल्दी कैसे आ गया, बोलते हैं। तो ऐसा किस में फीलिंग होता है, कौन सा कारक में ऐसा महसूस होता है, तो भैया संबंध कारक में नहीं, किस में, संबोधन में। चलिए आगे, हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी भगवानों के भगवान, राजाओं के राजा, महाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तुम्हें यह काम करना होगा। तुम जो ये लोभ मोह माया में है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे बहन हैं, ये मेरे माँ है, ये दुनिया पहले से नश्वर है, ये पहले से मरा हुआ है। तुम इस मोह माया में मत पड़ो। तुम क्या करो, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में अपने बाण से एक दूसरे को चीर डालो। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो वही एग्जाम्पल फिर से देखिए, हे अर्जुन, मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। पुकार रहे हैं किसको, अर्जुन को बुलाने का काम कर रहा है, यह काम हो रहा है। तो कौन सा कारक, संबोधन कारक। आगे, आजी सुनते हो का, हम लोग ज्यादातर ये वर्ड का यूज करते हैं इस वाक्य का, आजी सुनते हो का। काना किसमें, कन्या और बीबी में, समझ रहे हैं ना, दुल्हा और दुल्हन में ज्यादातर ये बातें चलती है, आजी सुनते हो का, कहाँ गए। तो लड़कियां का तो अधिक राज चलती है, चलते रहता है इस पे। जब ये दुल्हा कहाँ गया तो आजी कहाँ गए थे, तो जी हजूर करने में लड़कवा लग जाता है। ऐसा आप लोग को नहीं करना है। तो देखिए, आजी सुनते हो का, ऐसा बोलते हैं आजी सुनते हो क्या। इसका मतलब क्या, हमारा जो हस्बैंड है, हमारा जो दूल्हा है, उसको बोल रहे हैं कहाँ गए जी, तो उसको तो कोई पता नहीं कहाँ गए। चलिए देखिए, अरे राम बहुत बुरा हुआ। अब भगवान राम को, ऐसे राम भगवान नहीं था जान लीजिए, फिर भी राम को पुकार रहे हैं अरे राम, क्या बोल रहे हैं, अरे राम बहुत बुरा हुआ। राम क्या था, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष था, समझ रहे हैं ना, मतलब पुरुषों में एक उत्तम व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, समझ रहे हैं। तो क्या रहा, अरे राम बहुत बुरा हुआ। ऐसा हम लोग के साथ अक्सर होता है, हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं जब हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, कहीं हम लोग ट्रेवलिंग में होते हैं, कहीं हम लोग गुजरते रहते हैं, कोई हादसा हो जाती है, कोई आप बीती बातें हो जाती है अचानक, तो बोलते हैं अरे राम बहुत बुरा हुआ, कुछ इस टाइप का सुनते हैं तो हम राम को पुकारने लगते हैं। तो पुकारने का मतलब क्या, संबोधित किसी को कर रहे हैं। जब ये हम संबोधित किए तो संबोधन कारक हो गया। आगे देखिए, अरे बच्चों शोर मत करो। हम लोग पढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं अरे बचवा सब हलवा जरा सा मत कर, हल्ला मत कर, शोरगुल मत कर। तो मैंने पुकारा, मैंने चिल्लाया और जोर से बोल दिया, जोर से पुकार दिया कि अरे शोरगुल मत करो। मतलब उस बच्चे को हम पुकार रहे हैं, उस बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम शोरगुल मत करो, जो बच्चे मेरे आंखों के सामने है। चलिए आगे देखिए, हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना। जब छोटे छोटे बच्चे गलती कर बैठते हैं, ऐसा देखा गया है, बहुधा होता है, जब छोटे छोटे बच्चे गलती कर जाते हैं
तो उनके माता पिता बोलते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, नाबोध है, ना समझदार है, इसलिए ये समझ नहीं पाया, आपको उखाड़ के फेंक दिया। मतलब भगवान के विषय में टीका टिप्पणी कर दिया या कुछ गलत बोल दिया, तो इसलिए उनकी मम्मी पापा माता पिता बोलते हैं हे भगवान, इन नादानों की रक्षा करना, भलाई करना, क्योंकि ये नाबोध है। तो भगवान को उनके माता पिता पुकार रहे हैं। जब ये पुकारा, जब ये बुलाया, तो संबंधवाचक कारक नहीं होके क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। चलिए आगे एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल है, देखिए आगे एग्जाम्पल दे ले है। अरे यह इतना बड़ा हो गया, हम लोग जब अपने रिलेशन वाले से नहीं मिलते हैं, जब हम लोग अपने रिलेटिव के लोग से बहुत दिनों के बाद मिलने जाते हैं, तो वहां के जो चुनिया मुनिया रहती है, वहां का जो बचवा बच्चिया रहती है, बड़ी हो जाती है या बड़ा हो जाता है, तो अचानक इधर से हम लोग पहुंचते हैं तो बोलते हैं अरे बचवा इतना बड़का कैसे हो गया, अरे बच्चिया इतनी बड़ी क्यों हो गई, बड़ी कैसे हो गई, ठीक ना। अब उस गधा को ये मालूम नहीं रहता है कि हम ही 10 साल के बाद पहुंचे हैं, तो बच्चा का भुट्टे रहेगा, बच्चा तो बना होगा ना। मतलब वहां हम पुकार रहे हैं, तो याद रखना अरे इतना बड़े हो गया। तो आकस्मिक फीलिंग, आकस्मिक मतलब सडनली फीलिंग करवाता है कौन सा कारक, संबोधन कारक। तो कारक की समाप्ति हो गई यहीं पे, कारक का क्लास यहीं पे समाप्त हो गया। आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं आगे कल की क्लास में, रातें भी अधिक हो गई है। तब तक के लिए हैव ए नाइस नाइट, मिलते हैं फिर आगे की क्लास में।